हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जेपीएन एकेडमी। आज हम करेंगे साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस। मैं आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर रहे होंगे। मेरी 500 एमसीक्यू सीरीज़ भी चल रही है मैथ्स की, उसको भी आप देखिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। जो भी डाउट है वो भी इस वीडियो के थ्रू जो है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नेचर ऑफ साइंस। नेचर ऑफ साइंस क्या कहता है और इसमें से बताना है कि कौन सा जो है सेंटेंस जो है सही नहीं है नेचर ऑफ साइंस के। तो साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव। साइंस क्या हमेशा टेंटेटिव होता है? यस। साइंस जो है अनिश्चित होता है, फिक्स नहीं रहता है। इसमें जो है आपके बहुत सारे सॉल्यूशन, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो आप कुछ भी चीज़ जो है फिक्स नहीं रहती है, टेंटेटिव होता है। साइंस क्या प्रमोट करता है? सेंस सेप्टिज्म। यस। डाउटफुल रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ ना कुछ उसमें रीजनिंग, लॉजिकल, हर चीज़ मतलब कि क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो उसमें साइंस में जो है सेप्टिज्म ही प्रमोट करता है। आइए, साइंस क्या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज भी देता है? यस। एक प्रोसेस होता है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज देने का, कि आपको जो है एक लर्निंग के थ्रू जो है, साइंस की लर्निंग के थ्रू जो है आप कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मिलती है, उसको फिर आप जो है एप्लीकेशन भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपको एक कंस्ट्रक्टिव नॉलेज मिलती है कि हाँ, कि साइंस एक प्रोसेस जो है कंस्ट्रक्टिव नॉलेज है, कि साइंस जो स्थिर है, क्या रुका हुआ है कुछ, मतलब आपकी जो आपने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है, कुछ फिक्स नहीं है। तो साइंस जो है स्टैटिक इन नेचर भी होता है। तो ये नेचर ऑफ साइंस है कि कौन सा इसमें से बताना है कि नेचर ऑफ साइंस नहीं है, क्योंकि और इसमें से जो है ये ऑप्शन जो है फोर्थ जो है ये थोड़ा सा ऐसा बोला गया है कि स्टैटिक है, रुका हुआ है, फिक्स है। जो भी आपने निकाला है सॉल्यूशन, जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, कि उसका एक ही सॉल्यूशन ही स्टैटिक है। तो साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, ये नेचर ऑफ साइंस नहीं है। साइंस हमेशा टेंटेटिव होता है, अनिश्चित होता है, डाउटफुल होता है। आपके मन में जो है क्वेश्चन बना रहता है कि इसको कैसे करें, ये कैसे निकाला है, अगर ये एक्सपेरिमेंट किया है तो इसके इतने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो आपका डाउटफुल रहता है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज होता है, और साइंस जो है स्टैटिक इन नेचर जो है नहीं होता है। तो ये नेचर ऑफ साइंस इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। तो नेचर ऑफ साइंस जो है साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, ये नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड बाय साइंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है डेवलप्ड होता है बाय साइंस के थ्रू? जो है साइंस के थ्रू जो है कौन कौन सी बातें जो है डेवलप्ड होती हैं? इक्विटी, स्टूडेंट को लर्निंग जो करते हैं साइंस को, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो लर्न करे साइंस को, तो इक्विटी दी जाती है, गोल्डन चांस दिया जाता है सभी बच्चों को कि वो साइंस को समझें, डेवलप करें, एप्लीकेशन करें। तो इक्विटी डेवलप करता है साइंस के थ्रू। साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उसके अंदर, नई नई चीज़ को पढ़ने की, समझने की, एक्सपेरिमेंट करने की। तो साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए, जैसे कि क्वेश्चनिंग करने का, रीजनिंग करने का। साइंटिफिक एटीट्यूड इज डिज़ायर टू नो एंड अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चनिंग टू द ऑल स्टेटमेंट, सर्च करना डेटा को और मीनिंग पता करना। मतलब कि आप इसमें जो क्वेश्चनिंग करते हैं साइंटिफिक एटीट्यूड में। साइंटिफिक टेम्पर में क्या होता है कि आपको जो नई नॉलेज, नए एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज़ें का जो है आप ओपन माइंडेड होते हैं, इसको आप समझते हैं, लर्न करते हैं, कि नई नॉलेज के लिए ईगर होते हैं। तो साइंटिफिक टेम्पर होता है। स्टैटिक माइंडसेट आपका जो है एक फिक्स माइंडसेट होता है, मतलब कि अगर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो इसका आंसर यही निकलेगा, नहीं, अलग अलग तरीके से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और साइंस जो है थ्योरी बेस्ड नहीं होती है, फील्ड ट्रिप पे भी ले जाया जाता है। ये इफेक्टिव टूल माना जाता है कि अंडरस्टैंड टू साइंस, साइंस को आप समझ सकते हैं फील्ड ट्रिप के थ्रू भी। तो स्टैटिक माइंडसेट जो है ये डेवलप नहीं होता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा डेवलप्ड होता है बाय साइंस के थ्रू। इक्विटी, साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक टेम्पर, ये तीनों जो है डेवलप्ड बाय साइंस। तो ए बी सी, फोर्थ ऑप्शन ए बी सी। स्टैटिक माइंडसेट, इस तरह के वर्ड आपको बहुत मिलेंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक टेम्पर। तो इन दोनों की मीनिंग, इक्विटी, तो इन दोनों की मीनिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि साइंटिफिक एटीट्यूड क्या होता है, साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है। स्टैटिक माइंडसेट जो एक नेगेटिव वर्ड है साइंस के थ्रू जो है, साइंस नेचर इन साइंस में जो स्टैटिक माइंडसेट जो नेगेटिव वर्ड है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ये वर्ड। और जो ऑप्शन बचेगा उससे आप देखिए कि कौन सा वर्ड जो है साइंस की नेचर से फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रोल ऑफ साइंस टीचर शुड बी। साइंस टीचर का क्या रोल होना चाहिए? साइंस टीचर को जो है जब स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए तो उसको बच्चों को जो है इन्वायरमेंट से कनेक्ट करना चाहिए, उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, उनको ऐसे प्रोवाइड कराना चाहिए टीचिंग लर्निंग जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। तो इसमें से आप क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो सकता है। प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट टू लर्नर्स।
ये लग रहा है ऑप्शन। इंकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चन ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटी, कि मतलब लर्नर्स को इंकरेज करना है कि आप जो है हाई लेवल की क्वेश्चन तैयार करिए, फ्रेम करिए। तो ये भी हो सकता है थोड़ा बहुत। ये दो ही ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बेस्ट कहलाएगा? जैसे कि मैंने अभी बताया कि टीचर्स को जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्वायरमेंट से जोड़ना चाहिए, तो उनको जो है ऐसी टीचिंग लर्निंग प्रोवाइड करानी चाहिए जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो। तो रोल ऑफ साइंस टीचर शुड बी प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट टू लर्नर, ना कि उनको अलग अलग हाई लेवल के क्वेश्चन बनाने को दे दिया, तो उससे जो है कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या, बच्चों को एप्लीकेशन करने को नहीं मिलेगा, एक्टिविटी नहीं करने को मिलेगी, तो इससे जो है उनका ओपन माइंडेड नहीं हो पाएंगे, उनकी थिंकिंग नहीं होगी, क्रिटिकल नहीं होगी, लॉजिकल नहीं होगी, रीजनिंग नहीं होगी। तो इस तरीके से आप इन्वायरमेंट से जोड़िए। एप्लीकेशन करने से, प्रैक्टिकल करने से बच्चों को ईजिली जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ईजिली से मिल सकता है। तो प्रोवाइड करना टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट टू लर्नर्स। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है फर्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एज पर NCF 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। NCF 2005 के अनुसार जो है हमें बताना है कि गुड साइंस एजुकेशन क्या होना चाहिए। गुड साइंस एजुकेशन ट्रू टू लर्नर्स होना चाहिए, ट्रू टू एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर्स, ट्रू टू टीचर होना चाहिए, ट्रू टू साइंस। साइंस, गुड साइंस एजुकेशन जो है ट्रू होना चाहिए साइंस की। जो भी आप अच्छी एजुकेशन पढ़ रहे हैं साइंस का, तो उसको कैसा होना चाहिए, ये NCF ने बताया कि ट्रू टू साइंस होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ट्रू टू साइंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टेड ए सर्वे ऑन द अवेयरनेस ऑफ पीपल अबाउट सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन इन लर्नर्स लोकेलिटी। आपने जो है एक सर्वे चलाया है और पीपल को अवेयर किया है कि जो भी एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज है, तो आपको जो है ये कंडक्ट करना है अपनी लोकेलिटी में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव प्रोसेस जो है विल बी द मोस्ट एसोसिएटेड विद द अबव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इनमें से जो है कौन सा जो है ऑप्शन जो है कॉग्निटिव प्रोसेस कहलाता है, कि आपको जो है ऐसा जो है पीपल को अवेयर करना है कि कौन कौन से सोर्सेज होते हैं एयर पोल्यूशन के। तो आपको कुछ अप्लाई तो करना नहीं है, क्रिएटिंग नहीं करनी है, रिमेम्बरिंग नहीं करनी है, कुछ याद तो दिलाना नहीं है उनको समझाना है आपको कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं एयर पोल्यूशन की। तो एक आप एक अवेयरनेस कर रहे हैं पीपल को, और आप एक सर्वे चला रहे हैं अपने लोकेलिटी में। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी से लिया गया है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी से एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही है। उस बेस पर जो है आपको एक स्टोरी बना दी जाएगी, क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाएगा कि आपको अप्लाइंग, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग, इस तरह के वर्ड को यूटिलाइज करना होगा। तो अंडरस्टैंडिंग जो है आप क्या कर रहे हैं, लोकेलिटी में अपने लोगों को समझा रहे हैं एयर पोल्यूशन जो है किस किस सोर्सेज से होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है अंडरस्टैंडिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस। कौन सी स्ट्रेटेजी, कौन सी रणनीति आप जो है इसमें से, इस ऑप्शन में से जो है प्रोवाइड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे लर्नर्स को कि टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस जो है कितनी इंपॉर्टेंट है। कि अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, साइंस को पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए लर्नर्स को कि वो इन्वॉल्व हो सके साइंस में। तो आप अगर आप साइंस की बुक पढ़ाते हैं, क्या उससे क्या इन्वॉल्व हो जाएगा, लर्नर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। कुछ बच्चे का ध्यान रीडिंग पर रहेगा, कुछ बच्चे का कहीं और ध्यान रहेगा, नहीं। क्लैरिफाई द हार्ड स्पॉट ऑफ लर्नर्स, बस हार्ड स्पॉट को क्लैरिफाई करना, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। हार्ड स्पॉट को करने से क्या होगा, बच्चे जो वीक हैं वो तो हार्ड स्पॉट को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये भी ऑप्शन हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। वर्किंग और इंगेजिंग लर्नर फर्स्ट, पहले जो आप वर्किंग कराएंगे, इंगेज करेंगे, नहीं, ये भी नहीं होगा। आप जो है पीयर लर्निंग कराइए, ग्रुप असेसमेंट दीजिए, बच्चों को एंकरेज करिए, ग्रुप में पढ़ाई करें, ग्रुप में समझें। कोई भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं उसको ग्रुप बना दीजिए छोटा छोटा। तो इससे क्या होगा, बच्चों को जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और इससे जो है टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस जो है वो भी अच्छी रहेगी। इसमें इन्वॉल्वमेंट जो है लर्नर्स का बहुत ज़्यादा होगा। ये स्ट्रेटेजी जो बेस्ट कहलाती है इस ऑप्शन में से। तो इंकरेजिंग लर्नर्स टू डू ग्रुप असेसमेंट, आपको जो इंकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को ग्रुप असेसमेंट के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है इंकरेजिंग लर्नर टू डू ग्रुप असेसमेंट होगा। आइए क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें से कौन सी जो है ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने का, कौन कौन से जो है गैसेस जो है पॉल्यूटेंट करती है। तो ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने के लिए कौन सी गैसेस जो है सबसे ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबल है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या एसिड रेन है। एसिड रेन तो नहीं है, ये तो ऑप्शन पहले से हट गया है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपके एसी से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है। इसमें क्या होता है कि जो एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये
ओजोन को जो है तोड़ती है, ब्रेक करती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है रिस्पॉन्सिबल है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है थर्ड होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है? इसमें कम्युनिकेबल डिसीज उसको कहते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ट्रांसमिशन होता है डिसीज़ का, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू। तो कम्युनिकेबल डिसीज़ जो है कॉन्टैक्ट में आने से जो है डिसीज़ का एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। जैसे कि आप इसमें से ऑप्शन देखिए, डायबिटीज़, टाइफाइड, मलेरिया, अनीमिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं? अनीमिया क्या फिजिकल कॉन्टैक्ट से क्या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है? नहीं। अनीमिया जो है आयरन की कमी से होता है। अगर जो बच्चे जो है ऐसा न्यूट्रिएंट खा रहा है जिसमें आयरन की कमी है तो उसको अनीमिया हो सकता है। पर लेकिन एक ऐसा बच्चा जो हर तरह के बैलेंस डाइट कर रहा है तो उसको अनीमिया कैसे हो सकता है? तो वो कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है। तो ये ऑप्शन की वजह से, ये ऑप्शन जो है इस वर्ड की वजह से जो अनीमिया वर्ड आया है ये किसकी वजह से होता है? लैक ऑफ आयरन, आयरन की कमी से अनीमिया डिसीज़ होता है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया पूरा पूरा। अनीमिया इसमें मिल रहा है, अनीमिया इसमें मिल रहा है, तो ये 3 ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। टाइफाइड भी होता है, स्वाइन फ्लू भी होता है, किसने छींक दिया है तो उसका जो ड्रॉप होता है वो एयर में सराउंडेड होता है, तो वहाँ पे जितने भी आसपास के जो लोग होंगे वो भी अफेक्टेड हो जाएंगे स्वाइन फ्लू से। मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, पोलियो हो गया। तो दीज 4 ऑप्शन जो है कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, पोलियो, और ये जो है एलिमिनेट हो गया। तो आपको जो है इस क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा डिसीज़ है जो कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल है, और कौन कम्युनिकेबल है। तो आप ऐसे जो है इस ट्रिक से भी जो है एलिमिनेट कर सकते हैं जैसे मैंने इसमें अप्लाई किया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिल्क। कौन सा न्यूट्रिएंट जो है मिल्क में प्रेजेंट होता है? जैसे कि आपको पता है कि मिल्क में सबसे ज़्यादा जो कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी भी मिलता है और प्रोटीन मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पे ये ऑप्शन है, कैल्शियम ढूंढिए। कैल्शियम तो सब बच्चों को पता होता है कि मिल्क से हमें कौन सा न्यूट्रिएंट मिलता है, कैल्शियम, जिससे कहते हैं ना मिल्क पियो हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएगी। तो कौन सा जो है न्यूट्रिएंट मिलता है? कैल्शियम। देखिए इस ऑप्शन में कैल्शियम दे रखा है, नहीं। इसमें दिया गया है, यस। इसमें दिया गया है, नहीं। इसमें भी नहीं दिया। इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन होगा प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। तो आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप इस ट्रिक के थ्रू जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। मैं इसका भी आपको एक वो बताती हूँ कि कौन कौन से जो है बाय प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम के। आइए करते हैं कि मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से जो है पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट हैं। एलपीजी गैस, ये पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट है। पेट्रोल भी है, केरोसिन भी है, डीजल भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, पैराफिन वैक्स भी है, बिटुमेन भी है। तो कुल मिला के 7 जो है पेट्रोलियम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो आपका ये बाय प्रोडक्ट आपको लर्न होना चाहिए। इस पे जो 100% जो ये क्वेश्चन बनता ही है, आता ही है। इसमें से 4 ऑप्शन दे देंगे और एक ऑप्शन जो डिफरेंट दे देंगे। तो आपको ये पूरे 7 के 7 नेम याद होने चाहिए कौन कौन से बाय प्रोडक्ट है पेट्रोलियम के। एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स। उस ऑप्शन में जो है आपको जो है एक नया वर्ड दे दिया गया है, कोक। कोक जो है बाय प्रोडक्ट नहीं है पेट्रोलियम का, तो आप उसको जो है ऑप्शन को टिक करेंगे क्योंकि उसमें नॉट पूछा गया है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का कौन सा बाय प्रोडक्ट नहीं है? इसमें से लुब्रिकेटिंग ऑयल है, पैराफिन वैक्स भी है, कोक नहीं है, बिटुमेन भी है। तो इसका क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा कोक। अगर आपको ये सारे वर्ड याद होंगे कि कौन कौन सा जो है पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको लर्न नहीं होगा वो सारे 7 नेम तो आप इजीली इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। यही इजी क्वेश्चन आपके लिए टफ बन जाएगा एग्जाम में। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से जो है आपको जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव मिरर जो है सीधा इमेज भी बनाता है और उल्टा इमेज भी बनाता है। आप स्पून से एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है सीधा भी और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है क्या बस केवल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, सीधा नहीं बनाता, सीधा भी बनाता है। तो इसका जो ऑप्शन जो होगा कॉनकेव मिरर है।
आइए समझते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर को हम कैसे जो है रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आपने एक बॉल लिया है, उस बॉल को जो हेमिस्फीयर की शेप दे दी है, जो इसका अंदर का पार्ट होगा इस तरीके की जो शेप बनी हुई है इस टाइप का, और बाहर पॉलिश किया गया है, इसको तो हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। जब अंदर पॉलिश किया जाएगा, बाहर उभरा हुआ रहेगा इस टाइप का, तो हम इसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। जो बाहर पॉलिश होगा, अंदर ऐसे होगा कर्व के जैसे, इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर। ये मिरर का जो है बहुत ही यूज़ होता है आपके व्हीकल में, जिसके थ्रू जो आप इमेज को देख सकते हैं। जब गाड़ी जाती है तो उसकी जो है ट्रक में एक मिरर लगा होता है, वो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिससे वो पीछे की इमेज ईजिली देख सकते हैं। जो अंदर का जो आप एक एग्जांपल लीजिए, बेस्ट एग्जांपल जो है स्पून से जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को। जो इनर पार्ट होता है स्पून का, उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर, और जो बाहर लेयर होती है उसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्म होती है स्क्रीन पर, उसको हम कहते हैं रियल इमेज, और जो इमेज जो है प्लेन के मिरर के थ्रू जो इमेज नहीं फॉर्म होती है स्क्रीन पर, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज नहीं कहते, उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, उसकी शेप कैसे होती है, और कॉनकेव मिरर की शेप कैसे होती है। उस क्वेश्चन के थ्रू जो है मैंने आपको थोड़ा डिटेल्स दे दिया कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। इसको व्हीकल में यूज़ करते हैं इमेज को देखने के लिए। जब आप तो ये उस क्वेश्चन से क्या है, रिलेट करिए और समझिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड आर डिस्टिक। जब आपको चींटी काट लेती है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है उस चींटी में? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इस ऑप्शन में से फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं आपको एक टेबल बता देती हूँ। उस टेबल को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। अभी तो एंड इंस्टिंक्ट के बारे में पूछ ले कौन सा एसिड पाया जाता है, ऐसे ही और भी ऑप्शन पूछा जा सकता है कि आपको जो है ऑक्सैलिक एसिड कैसे मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड आप कैसे किससे पा सकते हैं, फॉर्मिक एसिड तो आपको पता ही है। एंड स्टिंग जब चींटी काटती है लाल चींटी, तो कौन सी एसिड पाई जाती है उसमें? फॉर्मिक एसिड पाई जाती है, HCOOH। ये कार्बोक्सिलिक का वो है, ये फॉर्म कार्बोक्सिलिक HCOOH फंक्शनल ग्रुप है ये। तो इसको हम कहते हैं कि आंट स्टिंग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट स्टिंग में। इसका जो फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है विनेगर में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक ऑक्सैलिक टोमेटो में पाया जाता है। मैं इसका चार्ट दिखा देती हूँ, उस चार्ट को आप लर्न कर लीजिए, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? विनेगर में। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में, जो कि अभी मैंने क्वेश्चन कराया है इसी बेस पर ही आया है। सिट्रिक एसिड कैसे मिलता है? जो खट्टा फ्रूट्स होता है, लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गया। लैक्टिक एसिड आपको कर्ड से मिलता है, दही से मिलता है। ऑक्सैलिक एसिड जो है आपको स्पेनिश से मिलता है, टमाटो से भी मिलता है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी कहते हैं इसको, आंवला से मिलता है, सिट्रिक फ्रूट से मिलता है। टैटरिक एसिड जो है टैमराइंड से, ग्रेप से, अनराइप मैंगो से। तो ये चार्ट आपको लर्न होना चाहिए। इस पे जो है इन सभी ऑप्शन से जो है क्वेश्चन बन सकता है। अभी तो इस पे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस पे पूछा जा सकता है इस पे, तो इसलिए आपको ये चार्ट लर्न होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ ये पॉइंट है, ये भी लर्न कर लीजिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? लाइम वाटर में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर करने के लिए यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉप में होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पाया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में, या फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो है कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है? वायरस, फंगी, एल्गी, राइजोबियम। एनसीईआरटी बुक के थ्रू जो है एल्गी जो है अपना खाना खुद बनाता है, राइजोबियम जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है। वायरस, फंगीज नहीं बनाते हैं, दोनों भी नहीं बनाते हैं। एल्गी जो ऐसा ऑप्शन है जो कि अपना खाना खुद बनाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा एल्गी होगा। ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है कि एल्गी जो है कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाई आर फील्ड विजिट इम्पॉर्टेंट इन साइंस।
फील्ड विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है साइंस में? जैसे कि आपको मैंने बताया था कि टीचर्स को जो है स्टूडेंट को कनेक्ट करना चाहिए इन्वायरमेंट से। इससे क्या होता है कि बच्चों को जो है इन्वायरमेंट के थ्रू जो है उनकी नॉलेज इन्हांस होती है, कंस्ट्रक्टिव नॉलेज इंक्रीज़ होती है, उनको सीखने को बहुत अच्छे से मिलता है, प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट, तो अपने एप्लीकेशन में जो है बहुत अच्छी ईजिली जो है साइंस का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना ही चाहिए लर्नर्स को, उनको प्रोवाइड कराना चाहिए, नहीं कि हार्ड वर्क ही देना चाहिए, बस थ्योरी रटाए जा रहे हैं, उनको समझ में तो आ गया पर लेकिन ये उसका एप्लीकेशन कहाँ करना है, तो आप हैंड एक्सपेरिमेंट से, एक्सपीरियंस से उनको सिखाया जा सकता है। तो उनको क्या प्रोवाइड कराना चाहिए? हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर, अपने हाथों से जो है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करें, प्रैक्टिकल करें। तो ये जो है ये फील्ड विजिट जो है इंपॉर्टेंट होता है साइंस में लर्नर्स के लिए। तो इसलिए ये इन चारों में से ये ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इट प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स। क्या बस इन्फॉर्मेशन ही साइंस ही कलेक्ट करना यही इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए? आप कहीं ले गए हैं, बस आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करा दिया, फील्ड ट्रिप ले गए हैं, बस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, आपने कोई एक्टिविटी नहीं कराई, एप्लीकेशन नहीं कराया, तो इससे क्या होगा, ईजिली जो है साइंस का जो है एप्लीकेशन नहीं हो पाए। तो आप क्या करेंगे, आप उनसे जो है लर्नर्स को जो है हैंड ऑन एक्सपीरियंस कराइए, इससे जो है साइंस में जो है इम्पॉर्टेंट माना जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है? जो खुद ही सेल्फ जो है चेक करना होता है। जैसे पीयर असेसमेंट हो गया, मतलब मैंने आपका टेस्ट ले लिया, मैं और आपने मेरा टेस्ट ले लिया, हम दोनों ने एक दूसरी कॉपी चेक कर ली, तो असेसमेंट एज लर्निंग होता है साइंस में। तो टर्म असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं, ये सारे असेसमेंट जो है टीचर के हैंड में होता है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होता है। और ये सेल्फ असेसमेंट जो होता है ये खुद पीयर असेसमेंट, जैसे आप अपने दोस्त का या मैंने अपना सेल्फ असेसमेंट होता है, खुद का टेस्ट करके आपने खुद को चेक कर लिया, तो ये सेल्फ असेसमेंट होता है। ये सेल्फ असेसमेंट को हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है सेल्फ असेसमेंट। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स बनाए जो कि आपके आने वाले पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे जो एक दो क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए जो इस चार्ट को आप लर्न कर लीजिए। देखिए इसमें क्या है, इस चार्ट में सम डिसीजेज डिसऑर्डर कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से कौन कौन से डिसीज़ होते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, कौन सी डिसीज हो जाती है? लॉस ऑफ विजन, आप देखने की क्षमता जो है कम होने लगती है। तो आपको विटामिन ए खाना चाहिए। अगर आपकी आइज वीक है, आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, तो आप विटामिन ए की कमी की वजह से लॉस ऑफ विजन हो रहा है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है, जिसमें जो है क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देंगे? वीक मसल्स होंगे, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आपको कम क्षमता रहेगी काम करने की, आपके पास एनर्जी ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये एक सिम्टम होता है विटामिन B1 की कमी से। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है, ब्लीडिंग, गम्स, वॉन्ड, लॉन्गर टाइम टू हील, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है सही होने में, जख्म जल्दी बन जाता है। तो स्कर्वी ये हो जाता है, ये वाली डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन C की वजह से। विटामिन D की वजह से रिकेट हो जाता है, बोन बिकेम सॉफ्ट एंड बेंड, मतलब कि हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होने लगती है उस विटामिन D की वजह से। तो इसलिए कहते हैं विटामिन D बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम, बोन टूथ डिके खराब होने लग जाता है, वीक बोन टूथ डिके होने लग जाता है, दांत खराब होने लगते हैं, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है विटामिन कैल्शियम की वजह से। आयोडीन की वजह से क्या होता है, गोइटर हो जाता है, नेक में सूजन हो जाती है। तो ये क्या होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है। और आयरन की कमी से अनीमिया होता है। अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि अनीमिया जो है किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से। इसमें क्या होता है कि आपको हर समय जो कमजोरी फील होगी, वीकनेस लगेगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है आयरन जो है कमी है आपकी बॉडी में, इसलिए जो है आपको इसलिए जो है जिसको भी जो है आयरन की कमी रहती है तो अनीमिया डेफिशिएंसी हो जाती है। अनीमिया जो है डिसीज हो जाता है, तो किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। तो आपको क्या फील होगा, क्या सिम्टम दिखाई देंगे, वीकनेस। तो इस चार्ट को आप लर्न कर लीजिएगा। इस चार्ट से भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले पेपर में। डिसीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स। कौन कौन सी डिसीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो ह्यूमन के अंदर? कुछ ऐसे कीटाणुज होते हैं, डिसीज होती है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है एयर, वाटर, फूड के थ्रू जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। तो आइए जो है कौन कौन से होते हैं ऐसे डिसीज़ जो है, ट्यूबरक्लोसिस, मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। कौन कौन से ऑर्गेनिम्स की वजह से होते हैं ट्यूबरक्लोसिस? बैक्टीरिया, वायरस। तो ये इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी एक आधा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पर लेकिन
आने वाले जो 2021 एग्ज़ाम में इस चार्ट से जो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है 1 मार्क। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? एयर होता है, एयर भी होता है, कॉन्टैक्ट भी होता है, एयर और वाटर होता है। इसमें क्या करना होता है? प्रिवेंशन जो है एक अलग आइसोलेशन किया जाता है, अलग रूम में रखा जाता है पेशेंट को, जिससे जो है एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र ना हो जाए। कॉलरा टाइफाइड जो बैक्टीरिया के वजह से होता है। वाटर और फूड, पानी वानी में बैक्टीरिया पाया तो इस वजह से कॉलरा टाइफाइड हो जाता है। और हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, मलेरिया मॉस्किटो की वजह से। तो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर मैनी क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चार्ट। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग सीटेट एंड यूपीटेट एग्ज़ाम। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी? सारे जो मैंने पढ़ाया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से जो है आपको जो है 4 ऑप्शन में से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म एन इरेक्ट इमेज। कॉनकेव मिरर फॉर्म एन इरेक्ट एज वेल एज इन्वर्टेड इमेज। कॉनकेव मिरर जो है सीधा इमेज बनाता है और उल्टा इमेज भी बनाता है। आप स्पून से एग्जाम्पल लेके प्रूव कर सकते हैं कि कॉनकेव मिरर जो है सीधा भी और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है क्या बस